चलिए, तो लास्ट क्लास में कहां तक हमारी बातें हुई थी? एक तो सैटरडे, ऊपर से हल्की बारिश, और इतना काफी है अपने लिए क्लास ना आने के लिए। सही कह रहा हूं? चलिए, कुछ लोगों ने देखा, ओह बहुत अच्छा मौसम है, आज कैसे पढ़ेंगे हम? कचौरी खाएंगे कोटा की गलियों में आज तो हम। तूने राक्षस फिर पाई बॉन्ड नहीं बनाया है। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। ठीक है, इसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। तो मैंने आपको लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स बताए थे। नॉर्मली अगर अपन बात करें, जुगाड़ से कई जगह आपका काम चल जाता है। कैसे चलेगा? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर है तो वो क्या होता है? डीलोकलाइज। हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर वो आपका जो है डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाता है लोन पेयर, और वो डबल बॉन्ड किसका है? रिंग का, तो वो लोन पेयर फिर क्या हो जाएगा? लोकेलाइज्ड। जैसे एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं, ये हमारे सामने दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? पायरिडीन। क्या बोलते हैं इसको? पायरिडीन हम इसको कहते हैं। आप बताओ, इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है उसके बारे में आपका क्या ख्यालात है? देखिए, ये पाई बॉन्ड है कि नहीं है, और इससे नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन। तो नॉर्मली ऐसा लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड होता है, पर ये आपका जो है वो किसके ऊपर है? डबल बॉन्ड के ऊपर। तो ये लोन पेयर आपका कैसा लोन पेयर कहलाएगा? लोकेलाइज्ड। क्लियर? अगर ये आपने रिकॉल कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया होगा, ये वाला एग्जांपल हमारे सामने है, इसमें दो दो नाइट्रोजन है। क्लियर? और दोनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा लोकलाइज और कौन सा डीलोकलाइज? ध्यान से देखिए, ये देखो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, डबल बॉन्ड से लोन पेयर, तो ये लोन पेयर कैसा है बच्चे? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज को डीएल से लिखते हैं। अगर हम गौर से देखें तो ये वाला लोन पेयर भी देखो, ये क्या रहा? डबल, और उससे नेक्स्ट एटम पर ये, पर इस एटम ने क्या बना रखा है? तो रिंग के डबल बॉन्ड पर अगर लोन पेयर आ जाता है तो वो कैसा रहेगा? लोकलाइज्ड। बहुत अच्छे से आपने पहचाना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर आ जाते हैं, तो एट ए टाइम कितना लोन पेयर आपका कॉन्जुकेशन में आ सकता है? आप बताइए। अगर मैं ऑक्सीजन पर बात करना चाहूं तो ये रहा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, पर इस बार दिक्कत अलग है। दिक्कत क्या है सर? लोन पेयर एक से ज्यादा हैं। तो हम जानते हैं कि इनमें से एक तो क्या रहेगा? लोकलाइज्ड, और दूसरा क्या रहेगा? डीलोकलाइज्ड। अच्छा, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा लोकलाइज्ड होगा और कौन सा डीलोकलाइज्ड? एक लोकलाइज्ड और एक कोई सा भी हो सकता है, उनमें से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मान लीजिए आपके सामने ये दिया हुआ है। अब देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं? तीन। कितने लोन पेयर हैं? तीन। आप बताइए, तीनों लोन पेयर में से विच वन इज, हाउ मेनी आर लोकलाइज्ड एंड हाउ मेनी आर डीलोकलाइज्ड? ये देखो, पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, तो इनमें से एक तो क्या रहेगा आपका? डीलोके, और बाकी के दोनों क्या रहेंगे बताओ? लोकलाइज्ड। क्या हम ये पहचान सकते हैं? बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं कि अगर लोन पे रेजोनेंस करता है तो किस प्रकार से बातें होंगी। पहले मुझे थोड़ा सा पास्ट का रिकॉल करवाइए। अगर पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? पॉजिटिव। कहां बनता है? डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। बिल्कुल सही बात। अगर रेडिकल रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? कहां बनता है? डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। अगर नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है? कहां बनता है? डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। अब हम लोन पेयर के बारे में बात करते हैं। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, आपको छापने का मौका दिया जाएगा। देखिए, कंसंट्रेशन आपको बना के रखनी पड़ेगी दोस्त। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से। आप गौर से देखिए, इस लोन पेयर पर कमेंट कीजिए। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? तो ये लोन पेयर कैसा है बताइए?
दिस लोन पेयर इज डी लोकलाइज्ड, मतलब इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस करेगा कैसे, ये भी हमें जानना है। तो क्या बताया था मैंने, यहां डबल बॉन्ड पर क्या लिख दो, स्टार्ट पॉइंट, और यहां पर क्या लिख दो, एंड पॉइंट। अब आप समझो, जब भी किसी एटम पर, ये लो मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक्स और वाई के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और किसी एटम जेड पर क्या है, लोन, तो लोन पेयर हमेशा एटम से दूर जाएगा। लोन पेयर दो कंडीशन में आ सकता है, एक तो सिंपल लोन पेयर, एक लोन पेयर किसके साथ आ सकता है, नेगेटिव चार्ज के साथ। क्लियर, या तो सिंपल जैसे यहां पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले केसेस में भी आप जानते हैं लोन पेयर ही था पर विद नेगेटिव चार्ज। हालांकि हमने थोड़ा सा उसको अलग से डील किया, अलग से कैसे डील किया सर आपने उसको, हमने उसको अलग से डील किया नेगेटिव के नाम से, हालांकि है तो ये भी लोन पेयर है। तो जिस एटम पर लोन पेयर होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमेशा एटम से दूर जाता है। दूर जाने का मतलब लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ चलकर जाएंगे, और पाई बॉन्ड आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में। हमेशा ये रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। इसका मतलब सर हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, कि ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जब आप यहां पाई बॉन्ड बनाओगे तो इस कार्बन को देखो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए, चार, और एक बॉन्ड और बना दोगे तो पांच बॉन्ड तो बना ही, तो इसका एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों के सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। अभी आप ध्यान से सुनते जाएंगे। बताइए, जो बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वो किसके गए हैं, नाइट्रोजन। तो जब भी कोई अपना लोन पेयर शेयर करता है, क्या करता है, लोन पेयर शेयर करता है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब भी कोई लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा तो उस एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब बताइए इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, दो, हालांकि इस बॉन्ड में तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिला है, जिसकी वजह से कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल चार्ज इधर कितना है, कितना है टोटल चार्ज, उधर भी। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं आ सकता, चार्ज आ सकता है, पर टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी सेम, जीरो नहीं, मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी सेम। ये आपके सामने आ गया। नाउ रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड आप पहले से बना दीजिए दोस्तों, बना दिया है। बताओ पहली आरएस में डबल बॉन्ड कहां पर है, इन दोनों के, दूसरी आरएस में डबल बॉन्ड इन दोनों के, पहली आरएस में कोई चार्ज ही, गौर से देखो कोई चार्ज है नहीं है, दूसरी वाले में यहां कैसा है, पार्शियल, और यहां कैसा है, तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके सामने बनकर आ गया है। चलिए सर एक दो और ट्राई करते हैं, और ट्राई कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ध्यान से सुनते हुए जाइए। बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, कितने कॉन्जुकेशन में जाएंगे, एक लोकेलाइज्ड और एक डिलोकेलाइज्ड, यू कैन चेक इट आउट। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, एक से ज्यादा है तो एक रेजोनेंस करेगा, बाकी रेजोनेंस नहीं करेंगे। वही स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, बताइए कैसे होगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आप लोगों के सामने तैयार है। तो यहां पर इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। दोस्त आप बताओ, जब भी कोई अपने लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं, एक इसका था एक एक्स्ट्रा मिला है, तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कैन यू मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड, जी हाँ। सिग्मा बॉन्ड तो सर एज इट इज बना दो, कहीं कोई दिक्कत, पहले वाले में डबल बॉन्ड इसमें, दूसरे वाले में डबल बॉन्ड इसमें, पहले में कोई चार्ज नहीं है, पहले आरएस में देखो कोई चार्ज है, दूसरे वाले में इस पर कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर कैसा है, तो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर वन में बताया था अगर एटम कितने बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है, कब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और कब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लेक्चर नंबर वन रिवाइज कीजिए आप। जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बातें बता रहा है आईओसी की, क्योंकि यही बातें हम नहीं जानते हैं। लेक्चर नंबर वन वापस से सभी लोग रिवाइज करेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी लेक्चर नंबर वन में वही बातें बताई है।
नहीं दिखाएगा, थोड़ी बताएगा। अगर मान लीजिए मेरे को पूछना है इन विच ऑफ द फॉलो नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो लोन पेयर नहीं दिखाएगा अच्छा एग्जामिनर, क्योंकि आधी जनता तो यही साफ हो जाएगी कि सेटम पर लोन पेयर है और किस पर नहीं है। ये इतनी मदद थोड़ी करेगा जैसे मैंने लोन पेयर बना के पूछा है। इससे बढ़िया तो लिख देगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यस, ये हकीकत है। हम क्लास में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सबसे इजीएस्ट वे होता है वो, बच्चों को लगता है सब समझ में आ रहा है, फिर मॉड्यूल करने लगते हैं कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं वो सबसे सिंपल तरीका होता है। हमें समझाना होता है, बल्कि आधे बच्चों को तो यह नहीं पता चलता अगर मैं ये लोन पेयर गायब कर दूं तो इसमें लोन पेयर भी है क्या किसी पर। सुलटा दिया है सभी ने। जो आपको होमवर्क दिया था उसके आंसर्स आ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। आज जो होमवर्क मिलेगा उसके भी ऑलरेडी आ गए हैं। तो आप ऐसा ना करें कि खोल के वहीं से सारे निपटा दें, पहले बनाएं, फिर जहां गलती हो तो चेक करें। सुलटा दिया सभी ने। अब बताओ जब लोन पे रेजोनेंस करवाओगे तो कैसे करवाओगे, कैसे ध्यान रखे लोन पेयर का रेजोनेंस। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। खत्म हो गया। बस ये ध्यान रखना जिसका लोन पे रेजोनेंस करेगा उस पर कैसा चार्ज आएगा बाद में, पॉजिटिव, क्योंकि टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। फिर जीरो बोले हैं, टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। अगर इधर जीरो है तो उधर भी जीरो ही होना चाहिए, अगर इधर +1 होता तो उधर भी +1 ही होता। तो लिख दीजिए लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, loan pair will convert into pi bond and pi bond will convert into negative charge. Loan pair will convert into pi bond and pi bond will convert into नेगेटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर का और पाई बॉन्ड का आपने रेजोनेंस देखा है दोस्तों। अब आते हैं इसके ऊपर, बताइए CO2 में रेजोनेंस है या नहीं है। ये हमारे सामने दिस एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, आईओसी। अब देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड पर आ जाए नेगेटिव, डबल बॉन्ड पर आ जाए पॉजिटिव, डबल बॉन्ड पर आ जाए रेडिकल तो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है, लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है तो डीलोकलाइज्ड, कॉन्जुकेशन में नहीं है तो लोकलाइज्ड। ये बेस्ट वे होता है समझाने का उसका, बाकी सब ट्रिक्स हैं। अब इसमें अगर अपन बात करें तो बताइए ये क्या है आपका पाई बॉन्ड, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। और पाई बॉन्ड से बताओ नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर है कि नहीं है। पर आप अब मुझसे बहस करेंगे बट सर ये लोन पेयर तो डबल बॉन्ड पर है ना, तो डबल बॉन्ड पर तो लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। ये आपने गलत पढ़ा है, इसमें मेरी कोई गलती, मैंने तो बल्कि और क्लियरिटी ली है, अगर वो डबल बॉन्ड रिंग का हो तो लोकलाइज्ड होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं, दो, दो में से कोई एक रेजोनेंस करेगा। कैसे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताइए, नेगेटिव। यहां पर इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बताइए, पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई। एक मिनट सर, आप भी एक बार आप आंखें खोलें और गौर से देखें कैसे। इधर देखो सर, ये क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर। देखो ये रहा डबल, और नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन। तो इनमें भी तो कोई रेजोनेंस कर सकता है, जी हाँ। कितने लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पर, दो, कोई एक रेजोनेंस कर सकता है। कैसे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से भी बनेगी, यहां आ जाएगा पॉजिटिव और यहां आ जाएगा नेगेटिव, एंड बोथ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन केमिकल बॉन्डिंग। इवन उसने तो बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस की है CO2 के अंदर, हम भी बात करेंगे आगे बढ़कर। तो जो बातें रेजोनेंस रिलेटेड हैं उसको ढंग से ही उधेड़ दिया जाएगा। आईओसी में फिर उस पर इतनी ज्यादा बातें नहीं होंगी, क्योंकि सर को पता है कि ओसी में इसको पहले निपटाया जा चुका है। जल्दी से सुलटाइए। तो आपका जो भ्रम था वो टूट गया है
कि डबल बॉन्ड पर लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज्ड। अगर जुगाड़ पर भी जाना है तो भी बेटर जुगाड़ पर जाइए, वो डबल बॉन्ड किसका होगा, रिंग का। अगर ओपन चेन में है डबल बॉन्ड तो कोई दिक्कत, जो आप सोच रहे हो वैसे ही सोचते रहिए। सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई, समय नहीं हमारे पास। मतलब एक बार रेजोनेंस ये वाला लोन पेयर कर सकता है इस ऑक्सीजन का, और एक बार रेजोनेंस ये वाला भी कर सकता है। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिए जब लोन पेयर ने क्या किया, रेजोनेंस। वो दीज आर हाइपोथेटिकल्स, क्लियर, ये तो बनाए जाते हैं, दीज एग्जिस्ट ओनली इन योर इमेजिनेशन। क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अगर एक एटम पर प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है तो चार्ज दिखाने की जरूरत थोड़ी देर बाद आएगा, तो जरूरत नहीं अभी इसकी। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, जिसमें से एक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अपन यही बनाएंगे और बाकी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाएंगे। पहला हमारे सामने है फिनोल। कौन है, फिनोल। तो कॉमन नेमिंग आपको धीरे धीरे याद होती रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे सामने है एनिसोल, आप तो जानते ही, एक होता है जूते का सोल और एक होता है, तो ये है एनीसोल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने दिया हुआ है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर जब कौन लग जाता है, NH2, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे सामने है पाइरोल। कौन है, पाइरोल। और हमें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, हमें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, और हम यहां पर बनाएंगे किसकी, फिनोल की। और बाकी तीनों की आप खुद से ट्राई करेंगे, ऑलरेडी इनके सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर आ चुके हैं, पर आपको खुद से ट्राई करना है, तभी आप सब्जेक्ट को सीख पाओगे। स्टार्ट करें फिनोल से, साथ के साथ बनाते हुए चलेंगे, आप मुझे बताते हुए चलेंगे कि इस प्रकार से करते रहो सर। ये हमारे सामने है फिनोल। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है, दो। तो कब कितने लोन पेयर होते हैं, लेक्चर नंबर 1 से क्लियर होना चाहिए। सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, जिनमें से एक के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पर बनाएंगे। तैयार हैं आप लोग, स्टार्ट करें। देखिए सजेस्ट कीजिए किस प्रकार से आगे बढ़ूं। ये क्या है बताओ, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन। मेरी समस्या सुनो तुम, इस ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं, तो कैसे करूं इसमें रेजोनेंस, दोनों करेंगे या कोई एक करेगा, कोई एक करेगा। क्लियर है। अब बताओ लोन पेयर रेजोनेंस करता कैसे है। एरो बहुत सोच समझ कर, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो आगे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसकी डायरेक्शन यहीं से मिल गई हमें। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में यही एरो आता है, बिल्कुल सही बात। तो हम अगली जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चे, तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाऊं मैं, पॉजिटिव। जब भी किसी का लोन पे रेजोनेंस में जाता है तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। बताइए कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और इसका इलेक्ट्रॉन कितना था बॉन्ड में, मात्र एक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला इसको। क्लियर। टोटल चार्ज इधर देखो कितना है, जीरो। इधर भी टोटल चार्ज जीरो, बिकॉज चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो ध्यान से, ये आप लोगों के सामने क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, या आप लोन पेयर भी कह सकते हैं। क्लियर। अब बताओ कैसे रेजोनेंस होगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। तो देखो आपको अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की जो है डायरेक्शंस मिल चुकी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे तो बढ़ते जाते हैं पर पीछे वालों में कहीं चार्ज गायब कर देंगे, जैसे अब इसका तो कोई रोल ही, पर आगे भी चार्ज गायब कर देंगे इसका, या फिर यहां से डबल बॉन्ड गायब कर देंगे। भाई पीछे वाली एज इट इज कॉपी होगी, केवल फर्क यहां पर हुआ है इन दोनों में। ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सामने आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से आप अगर आंखें खोलेंगे और गौर से देखेंगे तो देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव, फिर से करेगा रेजोनेंस, कैसे, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगी दोस्तों। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप बताइए क्या ये फिर से रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा,
गौर से देखिए, क्या ये फिर से रेजोनेंस करेगा? ये रहा आपके सामने डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज। बताइए कैसे रेजोनेंस करेगा? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, लेकिन उस पर तो ऑलरेडी कैसा चार्ज है? पक्का? तो बताइए पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मतलब ये जो लोन पेयर है ये घूमकर वापस आ चुका है। तो आप देखो लोन पेयर को आपके एक से ज्यादा एटम्स क्या कर रहे हैं? शेयर। ये पहले ऑक्सीजन पर था, फिर कार्बन पर निकला, फिर इस कार्बन पर निकला, फिर इस कार्बन पर, फिर वापस कहां गया? ऑक्सीजन पर। तो सच टाइप ऑफ लोन पेयर्स आर नोन एज डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स। क्लियर? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अगर आप देखोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 5 इक्विवेलेंट है। पक्का? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 4 अगेन इक्विवेलेंट है, और थर्ड किसी के भी बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो आपके सामने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं, किसकी? फिनोल की। सिमिलरली आप एनिसोल, एनिलीन एंड पाइरोल की भी बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए? अरे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, बताइए। और रेजोनेंस हाइब्रिड से आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड में बताओ पहली आरस में कहां है डबल बॉन्ड? यहां पर, और फिर यहां पर। उससे अगली आरस में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। उससे अगली आरस में यहां पर। उससे अगली आरस में यहां पर। उससे अगली आरस में यहां पर। तो ये डबल बॉन्ड आपका कहीं भी हो सकता है। आप देखो दूसरी आरएस में यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और यहां पर कैसा है? नेगेटिव। तीसरी आरएस में यहां पॉजिटिव और यहां, तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? केवल नेगेटिव। फिर उससे नेक्स्ट में यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पर अगले में कोई चार्ज ही, पहले में कोई चार्ज नहीं, पांचवें में कोई भी चार्ज नहीं। तो जो जो चार्ज जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां वहां पर हमने बना दिया, एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये आप लोगों के सामने बच्चों तैयार है रेजोनेंस हाइब्रिड। पक्का? अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड से आप क्या सीखें? गौर से देखो, रिंग पर कैसा चार्ज आ रहा है? कैसा आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है या घटी है? एग्जैक्टली बढ़ी है। तो OH ग्रुप जब रेजोनेंस कर रहा है तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर इतनी बातें समझ लेना तो रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना फोकस किया है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल एकदम आराम से धीरे धीरे। मैं आपको अक्सर ये बात कहता हूं कि जब बातें समझने की हो रही हैं, किसकी हो रही हैं? समझने की बातें हो रही हैं, तो आप एकदम धीरे धीरे पढ़िए, चीजों पर पूरा फोकस होना चाहिए, और उस टाइम पर पढ़ने के अलावा कोई बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हल्के से भी डाइवर्ट हुए ना बच्चे, तो आप सुलट गए, और आपको कन्विंस नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, कई बार हम चिल्लाते रहते हैं यस सर, नो सर, उनसे कोई फायदा होता चमकता नहीं है। 3-4 साल बाद बातें समझ में आती हैं कि कोई मतलब नहीं है। पेपर में क्वेश्चंस बनने चाहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनने चाहिए, अपने मॉड्यूल के नहीं, किसी भी कोचिंग के। मैं तो आपको बोल रहा हूं आप अनअकैडमी के कीजिए। हालांकि केमिस्ट्री का जो हमारा स्टडी मटेरियल है, बार बार कहता हूं कि इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप अदर इंस्टीट्यूट्स के भी कीजिए, एज वेल कीजिए, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आते हैं, आप बताइए क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? बहुत बढ़िया। क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा? और क्या इनमें से एक लोन पे रेजोनेंस करेगा? आप मुझे ये बताओ, जब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो रिंग में कौन कौन से एटम पर जाएगा? रिंग में कौन कौन से एटम्स पर जाएगा? अब कुछ बच्चों ने तो बोल दिया ऑर्थो पैरा, कुछ मेटा भी बोल रहे हैं, और कुछ बेचारे मेरी तरह एकदम साइलेंट बैठे हैं कि ये कौन सा जादू है जिससे बताया जाता है और मुझे क्यों नहीं पता चल रहा, जब बाकी बता पा रहे हैं कि कहां कहां जाएगा। देखिए आपको पता चल चुका है कि ये चार्ज कहां कहां, कैसी बात है, पता चल चुका है और मुझे ही नहीं पता है। आइए आप बताइए, क्या ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा? तो कैसे हमारा बेसिक काम करते थे, यहां पर स्टार्ट पॉइंट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? तो यहां आएगा रेजोनेंस करने के बाद। और ये पोजीशन CS2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो है। फिर से अल्टरनेट ऐसे ही, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, फिर से स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, अल्टरनेट लिखो, यहां से शुरू करो, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड,
और अब आपको क्लियरली पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक बार यहां आएगा रेजोनेंस करने के बाद, एक बार यहां पर आएगा और एक बार यहां पर आएगा। और यही पोजीशन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो है। ये तो हम जानते थे सर। तो ये ऐसे स्पीड बढ़ती जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हो। आप बताइए नेक्स्ट वाले में आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कैसे डिसाइड करोगे? सर ये है पाई बॉन्ड, यहां पर लिखेंगे स्टार्ट पॉइंट, यहां पर अल्टरनेट चलने दो, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, पक्का? जी हाँ। तो बताइए कहां कहां जाएगा नेगेटिव चार्ज? यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर, क्योंकि हम सीख चुके हैं ड्यूरिंग रेजोनेंस केवल एंड पॉइंट पर ही फर्क पड़ता है। तो यहां यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पोजीशन है। यहां पर भी जब आपका लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, गौर से देखिए, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है? तो जब रेजोनेंस होगा तो ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्ट। ये कौन सा है? एंड। फिर से स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड। तो बताइए लोन पेयर यहां आएगा, फिर यहां आएगा और फिर यहां पर आएगा। यानी कि जब रेजोनेंस होता है तो किसी ग्रुप की कौन कौन सी पोजीशंस पर फर्क पड़ता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इसकी ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा, जब नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो अपनी ऑर्थो एंड पैरा पर जाएगा। इसी प्रकार से लोन पेयर भी जब रेजोनेंस करेगा तो अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाएगा। तो आपको आगे पता चलेगा कि आर इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही लगता है। रटने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से क्लियर कर दिया मैंने। तो जल्दी से उल्टाएंगे, आगे बढ़ूंगा। ये है स्पीड। आइसोमेरिज्म की एलपी सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप। आइसोमेरिज्म की ईएलपी सॉल्व करना शुरू कर देंगे आप। अगर शाम को मौसम ठीक रहा, बारिश नहीं हुई, तो कॉनकर 2 वालों का मॉड्यूल डिस्कशन हो सकता है। फिजिक्स का है, पहले बाजी मार ली सर ने। तो आप तैयार रहें, नेक्स्ट वीक कभी भी हो सकता है। और याद रहे डिस्कशन क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया है, केवल नोटबुक को बार बार पढ़ रहे हैं दोस्त, तो आप केवल 20% पार्ट कर रहे हैं और आपका स्कोर पेपर में उतना ही मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि नोटबुक के सारे क्वेश्चन करके चला जाऊंगा तो मेरा अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये बहुत गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूल पूरा सॉल्व करके जाओगे खुद से, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। भले क्वेश्चन सेम हो या ना हो, पर फिर भी आपका दिमाग काम करेगा। नोटबुक के क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपके दिमाग में सेव होते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, इसको ऐसे सोल्व करना है। तो आपकी कोई अप्रोच डेवलप नहीं होती उस पर। सुलटा दिया सभी ने? चलिए, नेक्स्ट और लास्ट टाइप का कॉन्जुगेशन हमारे सामने आने वाला है। तो हमें पता चल चुका है कि कौन सी पोजीशंस अफेक्ट होती हैं, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा लास्ट टाइप का कॉन्जुगेशन, एंड दैट इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। कौन सा रहेगा? पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन की सारी वैरायटी हम कवर कर चुके हैं। पाई पी कॉन्जुगेशन की सारी वैरायटी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसमें देखिए, एक लाइन में अपन सुलटाएंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। इफ पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट, इफ पाई बॉन्ड्स आर alternate, if pi bonds are alternate, then p orbitals, then p orbitals will be parallel, then p orbitals will be parallel। और यही तो कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन की, कि लगातार कम से कम 3 पैरेलल p ऑर्बिटल्स आने चाहिए। तो ये जबरदस्त पॉइंट बता दिया मैंने। इफ पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट देन p ऑर्बिटल्स विल बी पैरेलल। आप इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही हल्के लेवल पर पढ़ते हैं, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन नहीं। वो कई जगह काम करता है पर उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। सर क्या मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स का?
थोड़ा समझाइए, अब तो आप हमारे बारे में अच्छे से जान चुके हैं। यहां पर हमारे सामने डबल बॉन्ड है और यहां पर हमारे सामने है डबल बॉन्ड। सबसे पहले आप समझिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है। जैसे यहां पर पाई बॉन्ड है, अब इसके बाद है या नहीं है उससे कोई फर्क, उसके बाद होना, सो दीज पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट। हम इसको नॉर्मली ऐसे करते हैं डबल सिंगल डबल, नहीं, वो एक केस है इसका। रियलिटी क्या है, डबल होना, उसके बाद है या नहीं है से फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद फिर होना चाहिए। कहता है अगर पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट हैं देन डेफिनेटली पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पैरेलल। आइए मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूं। क्या बना देता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम। बताइए पहला पाई बॉन्ड यहां पर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तो आपकी बार सिग्मा बाग सारे नहीं दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूं, तो आप बताइए पाई बॉन्ड तो कैसे ऑर्बिटल से बनेगा, पैरेलल। तो ये पाई बॉन्ड था, बना दिया पी ऑर्बिटल से। फिर देखो एक और पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो फिर से कौन से बनेगा, पी ऑर्बिटल से। और आप देखो लगातार कितने पी ऑर्बिटल पैरेलल आ गए हैं, कितने आ गए हैं, 4। तो आप देखिए यहां पर पी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 आते ही कॉन्जुगेशन हो गया। बल्कि यहां तो कितने आ गए हैं टोटल, 4। तो जिस बच्चे को ये नहीं चमकता है ऑर्बिटल वाला, वो ऐसे ध्यान रखे अगर आपके पाई बॉन्ड कैसे हैं, अल्टरनेट, तो पी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, पैरेलल। तो ये दोनों पाई बॉन्ड अब क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस। आइए ध्यान से सुनते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल रख दूं दोस्तों, आप बताइए इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है या नहीं है, इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुकेशन है या नहीं है, पाई पाई कॉन्जुकेशन है या फिर नहीं है, बिल्कुल सही। ऑर्बिटल डायग्राम तक जाने की जरूरत ही, पहले हम ऐसे बनाते थे ऑर्बिटल डायग्राम, अब सब धीरे धीरे ऐसे बनाने लग गए कि अच्छा ऑर्बिटल समझाने लगा, हम भी समझाएंगे। हम कहते हैं अब जरूरत ही, हम ऐसे बता सकते हैं, बहुत सारे तरीके हमारे पास सब्जेक्ट को डील करने के। बताओ यहां पर पाई बॉन्ड है, उसके बाद है या नहीं है मुझे कोई फर्क, उसके बाद होना, इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट कोई पाई बॉन्ड, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, सिंपल। दूसरा सुनो, ये पाई बॉन्ड आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सही। बताइए इस पाई बॉन्ड के अल्टरनेट यहां कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, पाई बॉन्ड होना चाहिए, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता है या फिर उसके बाद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सो कोई भी पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है, सो देयर विल बी नो कॉन्जुगेशन। सर क्या आप इस बात को ऑर्बिटल डायग्राम से हमें क्लियर कर सकते हैं, मेरा जवाब है जी हां, मैं क्लियर कर सकता हूं। आप बता दीजिए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, यू विल से sp2, बिल्कुल सही जवाब। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, sp, एक्सीलेंट। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, sp2, एग्जैक्टली सही आपने बताया है। तो क्या अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों के लिए बना सकता हूं, क्लियर। केवल और केवल अगर अपन बात करें तो पाई बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पाई बॉन्ड्स, बाकी हम नहीं बनाएंगे समझने के लिए। आप बताइए पहला पाई बॉन्ड आपके सामने कौन से ऑर्बिटल से बनाऊं, पी वाई से बना दूं, तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है जो पी वाई से। अगर ये पी वाई है तो दूसरे के पास पी वाई ही होना, ये बन गया आपका पहला पाई बॉन्ड। अब बताओ बीच वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर पी वाई कितना होता है, उससे तो इसने इधर पाई बॉन्ड बना लिया। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड बनाया है, ये जो पाई बॉन्ड बनाया है, ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, या तो पीजेड से या पीएक्स से, पीवाई से तो नहीं बना होगा। तो हम मान लेते हैं किससे बना होगा, ये पीजेड से। और दोस्तों आप बताइए यहां पर भी पीजेड और यहां पर भी, क्या इस पर पी है, क्या इस पर पी है, क्या इस पर भी पी है, पर क्या लगातार 3 पैरेलल पी हैं, नो, लगातार 3 पी जरूर हैं पर वो पैरेलल, तो कॉन्जुगेशन नहीं है इस मॉलिक्यूल के अंदर। ये पी वाई किसी दूसरे पी वाई वाले बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये पी जेड किसी दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहां से अब एग्जामिनर छीलना शुरू करता है, आपसे पूछता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड, एक और पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है टोटल, 2। तो बताइए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब वही पाई बॉन्ड काउंट कीजिए जो कॉन्जुकेशन में है,
क्या ये पाई कॉन्जुकेशन में है? तो ये पाई डिलोकलाइज नहीं है। क्या ये पाई किसी के साथ कॉन्जुकेशन में है? नहीं, तो ये डिलोकलाइज। तो नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम से मैंने आपको बचा दिया है। नेक्स्ट, ये भाई जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ये हल्के क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली नीट में इनको डील नहीं किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और आप देखना जबरदस्त जवाब देंगे बिना ऑर्बिटल डायग्राम के। अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल आ गया है, आप बताइए क्या इसमें कॉन्जुकेशन है या नहीं है? बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन से दो पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? देखो यहां पर पाई बॉन्ड है, फिर यहां हो ना हो हमें कोई फर्क, उसके बाद होना। सो दीज टू पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जू। ये वाला बीच वाला जो पाई बॉन्ड आपका है, ये किसी के साथ कॉन्जुकेशन में है क्या? नहीं है कॉन्जुकेशन में, पर दोनों ब्लू वाले कॉन्जुकेशन में है। आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए क्या ऑर्बिटल डायग्राम। बताइए सबसे पहले वाला पाई बॉन्ड बना देते हैं किससे? पीवाई पीवाई से। क्लियर? तो ये पहला पाई बॉन्ड पीवाई से एंड पीवाई से। आप बताइए नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने पाई बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, तो जाहिर सी बात है पीवाई से, क्योंकि इस पर पीवाई एक ही होता है। तो या तो पीएक्स से होगा या तो मैं किससे मान लेता हूं? पीजेड से। तो ये पीजेड और पीजेड के बीच में क्या बन गया है? पाई बॉन्ड। अब फिर से देखो नेक्स्ट क्या है? पाई बॉन्ड। अब ये पीजेड से तो नहीं हो सकता। अब आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि सर ये पीएक्स से तो बन सकता है, पर आप बताइए जब उसके पास पीवाई आ सकता है तो एक्स से क्यों बनाएगा? क्योंकि वाई आते ही क्या हो जाएगी? कॉन्जू। मॉलिक्यूल कभी कॉन्जुकेशन से मना नहीं करता है। तो बोलता है पीवाई है तो बोलता है पीवाई से ही बॉन्ड बनाइए। अब बताइए लगातार कितने पी ऑर्बिटल्स पैरेलल आ गए हैं? 1 2 3 4, और हमें कितने चाहिए थे? 3। यस कॉन्जुकेशन है। तो ब्लू वाले के साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेड वाले के साथ कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया दोस्तों? तो बताइए फिर अगर ये पॉइंट समझ में आया तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? number of pi electrons 2 multiply by number of pi bonds 3 is equal to 6 pi electrons। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अब क्वेश्चन, नंबर ऑफ delocalized pi electrons। delocalized कितने पाई बॉन्ड कॉन्जुकेशन में है? बताइए तो क्या रहेगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी सवाल का जवाब देने के लायक अब आप हैं, जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ूंगा। क्या हमें ऑर्बिटल डायग्राम तक जाने की जरूरत है? नहीं, यही तो टाइम बचाएगा। अब ये हमारे लिए मात्र नौटंकी हो गई है। जब चीजों को समझो बहुत ही सहजता के साथ, फुल्ली फोकस्ड होके, स्पीड के बारे में मत सोचिए कि मैं कैसे कितने जल्दी क्वेश्चन बनाऊंगा, वो प्रैक्टिस का कमाल है। मैं आपको बार बार कहता हूं, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट मल्टीटास्किंग। एक साथ दो काम मत कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ज्यादा दिक्कत होती है, एक साइड लेक्चर चलता है एक साइड रील चलती है। या फिर यहां पर भी कोई बच्चे जो ज्यादा ड्रॉपर होते हैं, बीच बीच में फिजिक्स के क्वेश्चन, बायो के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी सही, आपका ब्रेन एक टाइम पर दो जगह पर फोकस नहीं कर सकता। नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो? कर लेता है, मेरी मम्मी खाना बनाते बनाते रील देख लेती हैं, तो फिर खाने का स्वाद भी देख लीजिए। आप वो काम कर सकते हैं, सर मैं खाना खाते खाते मोबाइल देख रहा हूं, देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं, बिकॉज ये सिंपल है। फोन देखते देखते साइकिल चलाइए, कुछ देर बाद नतीजा मिल जाएगा। तो मल्टीटास्किंग इतना अच्छा नहीं है। एट ए टाइम एक ही चीज पर फोकस करेंगे तो जब आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी ना एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आप फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनता तो हम आंखें बंद करके सोचते हैं, क्लास में वापस पहुंच जाते हैं। अगर फोकस्ड थे तो चीजें रिकॉल होती हैं, अगर हम फोकस्ड नहीं थे कुछ रिकॉल नहीं होता है। तो कुछ लोगों को रिकॉल होता है यस सर, नो सर, क्योंकि वो यही चिल्लाने में रह गए थे।
सो पाई बॉन्ड के साथ कब रेजोनेंस करता है? अल्टरनेट। कुछ ऐसा नहीं बोलना है डबल सिंगल, यहां काम क्या ये, पर दोस्त यहां काम डबल फिर सिंगल नहीं है, पर फिर भी दो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हैं, तो विच वन इज बेटर? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। सुलटा दिया सभी ने? आज में सुलटाने की कोई उम्मीद है? चलिए, अब हम इनमें से एक की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, और वो बनाएंगे 1,3 ब्यूटा डाई इन। इसको थोड़ा पेज के बीच में लिखना, मतलब इधर भी लिखेंगे और उधर भी लिखेंगे। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। 1,3 ब्यूटा डाई इन ये हमारे सामने है। बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए? देखिए, आपके सामने क्या हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड किधर चला जाए, दूसरे पाई बॉन्ड की तरफ। दोनों पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? नॉन पोलर, कोई पोलरिटी नहीं है, तो कोई भी पाई बॉन्ड किसी की तरफ भी जा सकता है। अगर ये पाई बॉन्ड यहां से इधर चला गया, तो आप बताइए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5, क्योंकि 5 तो बना ही नहीं सकता, तो इसको अपना एग्जिस्टिंग बॉन्ड तोड़ना। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ऐसी बनेगी कि ये वाला पाई बॉन्ड इसकी तरफ चल के चला जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए इसमें। क्लियर? आप बताइए अगर ऐसा हुआ तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा? तो ये डबल बॉन्ड खिसक कर यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। आप बताइए इस एटम पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 2। तो अकेला नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर चार्ज कितना है? 0। उधर -1 कैसे आ सकता है? तो किसी ना किसी पर प्लस भी आया होगा, और प्लस इस पर आएगा, क्योंकि आप बाकी के काम करो, सबके बॉन्ड कितने हो गए हैं? 4। अगर इसका कम है तो इस पर नेगेटिव, लेकिन इसका बॉन्ड एक कम, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज 0। तो एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। 1 मिनट सर, क्या ये फिक्स है कि ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड आपका जो है वो इधर आ जाए। अगर ये इधर आ गया तो फिर ये कहां जाएगा? आपका इधर चला जाएगा, और आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, उसके अलावा दिमाग में कोई बातें नहीं चलनी चाहिए। तो बताइए यहां पर तो क्या बन गया? डबल, और इस पर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव। अब बताओ पॉजिटिव किस पर आया होगा? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है यहां? 4, और अब कितने हैं? इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। तो ये आप लोगों के सामने क्या बन गई है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छी लगी सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखकर? हाइब्रिड कैसे बनाओगे? आइए, इसमें हमसे गलती रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में भी हो जाती है। तो आप जानते हैं हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे पहले कौन से बॉन्ड लिख लो? सारे सिग्मा, क्योंकि नॉर्मली आपके सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब बनाते हैं इस वाली आरएस को। देखो पाई बॉन्ड कहां पर है सर? ये है नंबर 1, ये है हमारे सामने नंबर 2, और ये है नंबर 3, ताकि मैं जहां बोलूं वहीं आप फोकस कर सके। 1 पर फोकस करो, और बताओ पाई बॉन्ड कहां पर है? तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, एंड इन दोनों के बीच में है। 3 पर फोकस करो, बताओ पाई बॉन्ड कहां है? सर इन दोनों के बीच में। 2 पर फोकस करो, बताओ पाई बॉन्ड कहां है? इन दोनों के, जो हमने पहले दिखा दिया है। तो ये बन गया। अब आते हैं चार्ज पर। किस पर आते हैं? चार्ज पर। दोस्तों इस एटम पर फोकस करो, यहां पर कैसा चार्ज है और यहां पर कैसा है? तो जब एक एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा हो तो ऐसे नहीं दिखाएंगे पार्शियल पॉजिटिव ओब्लिक पार्शियल नेगेटिव, नहीं। अगर एक एटम पर प्लस भी है और, तो कोई चार्ज नहीं दिखाया जाएगा। आइए वापस, इस पर यहां कैसा है और यहां कैसा है? तो इस पर पॉजिटिव भी और, तो नो नीड टू मेंशन द चार्जेस। इसका मतलब यहां पर चार्ज आपको हाइब्रिड में दिखाई। सो दिस विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटाते रहेंगे।
13, क्योंकि फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट, एक जैसी दिख रही है, एक नहीं है। आंखें खोलो, इसमें यहां पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और इसमें यहां पर कैसा है? इसका मतलब ये सेम नहीं है। एक जैसी दिख रही हैं, एक है नहीं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। सुलटा दिया सभी ने? तो आज एक नई बात पता चली कि एक एटम पर पॉजिटिव भी आ जाए और तो फिर चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आपका CO2 वाला भी हो जाएगा जो आपने पूछा था। सुलटा दिया बच्चों सभी ने? नेक्स्ट जो आ रहा है वो सबसे जबरदस्त है और उस पर लगातार क्वेश्चन फ्रेमिंग होती रही है। जेई के अंदर हमसे भी पूछे जा सकते हैं, ओसी आईओसी सब मिक्स करके वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और नॉर्मली सर लोग वहीं से ही रेजोनेंस को समझाना शुरू करते हैं। कहां से? बेंजीन से। कि हमने थोड़ा सा शुरुआत अलग जगह से की है, बिल्कुल बेसिक से हमने बातें शुरू की हैं, चाहे वो आईओसी का हो चाहे ओसी का हो, हमने रेजोनेंस को समझा है। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे सामने रहेगा बेंजीन। और अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दो स्ट्रक्चर्स कैसे सोची जा सकती हैं किसी कंपाउंड की, मतलब एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर कैसे सोची जाती है। पूरा है तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे गए ना बेटा? नहीं नहीं नहीं, जब आपका पाई बॉन्ड मूव किया है तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड तो इधर गया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है? दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। अगर आप कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, और यहां पर क्या बन गया है? डबल। एक इलेक्ट्रॉन इस पर बच गया और एक इलेक्ट्रॉन, तो अब तेरी गर्दन नहीं बचेगी। क्या गलती की इसने? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 और यहां पर 2। रूल 2 ही बताए थे, तो आपने एक रूल को निपटा दिया है। क्लियर? उसने पूछा है, बाकी को तो चमका भी नहीं। एक राक्षस बोल रहा है 5 बॉन्ड बन गए होंगे। ये होते हवा में तीर चलाना। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है ना कि बताइए ये इससे ज्यादा स्टेबल है रीजन, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव, एच बॉन्डिंग। आप बताइए सर, ये फिक्स है उसके, ये 4-5 बातें वो बोलेगा ही कि इनमें से कोई एक तुक्का तो लग जाए। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए बच्चे को, आंखें बंद करके टिक मारता है, यही है इसका रीजन। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बेंजीन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सजेस्ट की थी कैकुले ने। किसने? कैकुले ने। कैकुले केमिस्ट का नाम है, इसलिए कई बार कैकुले स्ट्रक्चर्स भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? कैकुले स्ट्रक्चर्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा वहां पर दिया हुआ है, कैसे कैसे उसने दो स्ट्रक्चर इमेजिन की, सारी बातें बता रखी हैं। आइए हम आते हैं अब सीधे पॉइंट पर, मुद्दे पर आते हैं। ये हमारे सामने बेंजीन है, सभी का ध्यान अब बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने है बेंजीन, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। आप तो बस ये बता दीजिए क्या इसमें कॉन्जुकेशन है या नहीं है? है या नहीं है? कैसे पहचानेंगे? अल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड है, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता है या, उसके बाद फिर होना, फिर है या नहीं है फर्क, उसके बाद होना यस, दीज पाई बॉन्ड्स आर इन कॉन्जू, बिना ऑर्बिटल डायग्राम बता दिया हमने। क्लियर? अब आते हैं, अगर इसमें रेजोनेंस करवाएं तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। ये पाई बॉन्ड अगर इधर चलकर आ जाए, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये पाई बॉन्ड अगर इधर चलकर आ जाए तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5, जो कि बना नहीं सकता। तो अगर ये बॉन्ड इधर आया है तो या तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पर आना, तो उसमें चार्जेस आ जाएंगे, पर हम जो कैलकुलस स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड इधर आया तो ये पाई बॉन्ड किधर चला जाएगा? इधर। अगर ये इधर चला गया तो फिर इसके कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। तो फिर हाथों हाथ इसको उधर जाना। अब आप कहोगे फिर इसके 5 बन जाएंगे, नहीं, ये पाई बॉन्ड तो जगह छोड़ रहा है, तो उसके तो 3 होने वाले थे। अच्छी बात है, इधर से एक और बॉन्ड बन गया। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से भी दिखाई देगी। यहां जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां जाएगा डबल बॉन्ड। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी बच्चों कि सर जैसा आपने थोड़ी देर पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, क्या वैसी वाली नहीं बनाई जा सकती थी इसके अंदर? जैसे कैसे? ये पाई बॉन्ड इधर आ जाता और यहां पर कैसा चार्ज आ जाता? नेगेटिव, और वहां कैसा आ जाता?
यस, बनाई जा सकती है, पर वो चार्ज्ड है। क्या है? चार्ज्ड। हम जो बनाने वाले हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो कई बार तो क्वेश्चन ही ऐसा आता है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और आंसर देते हैं 2। बहुत गलत क्वेश्चन है ये, बहुत ही गलत क्वेश्चन है। इससे पता चलता है कि सामने वाले को क्लियरिटी नहीं है, नहीं पता उसको क्या पूछना है क्या है, बस अपने तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। इन्हें हम कहते हैं होममेड क्वेश्चंस। सर आज घर से निकले सुबह सुबह, अच्छे मौसम, बारिश के मौसम में, सोचा कि आज मैं ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपने सोचा, ये आपकी पहली गलती है। यहां सोचा नहीं जाता साहब। क्लियर? तो जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सर ऐसी स्ट्रक्चर बनती हैं, तो जी हां बनती हैं, पर हम उनका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? बेंजीन की उसके अलावा भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, दीवार स्ट्रक्चर्स आगे बताऊंगा। 2 कैकुले ने दी थी और 3 दीवार ने दी थी। बिना चार्ज के भी 5 बनती हैं। तो आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन मार्केट में घूम रहे हैं ना, उनके कोई सर पैर नहीं है। इसीलिए कहता हूं किसी दिन अच्छा पेपर ऑर्गेनिक में बना तो क्वेश्चन होगा नोटबुक से, पर आंसर नहीं। आइए अब इस पर बात करते हैं कि सर अगर ऑर्बिटल डायग्राम से सोचें तो कैकुले ने कैसे सोचा होगा कि बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जा सकती हैं। क्या वास्तव में ऐसे पाई बॉन्ड उसने घुमाए होंगे? नहीं, ये तो बाद के बहुत एडवांस रिसर्च होती है, कैसे समझाया जा सकता है। रियलिटी क्या थी मैं उस पर बात करता हूं। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। मैं नंबरिंग कर लेता हूं एक बार सो दैट आपको क्लियर रहे। ये कार्बन नंबर 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। यहां पर क्या था बताओ? 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर जो गलत बोल रहे हैं उसकी फिर गर्दन तोड़ दूंगा। आईपैक नेमिंग में समझाया था, रिंग में नंबरिंग का कोई लेना देना, पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स। इसलिए जानबूझ के यहां 1 2 लिखा मैंने कि तू भूल गया क्या, हम तुझे याद दिलाए क्या कि पाई बॉन्ड को लगातार नंबर मिलने। मैंने भी आपको बोला था जब भी पाई बॉन्ड दिखाए गोला बना, वरना साफ कर देगा नेमिंग में ही। क्लियर? आज वो क्लियर होगा। ऐसा क्यों? ये हमारे सामने। आइए 1 बाय 1 हम समझते हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड बना देता हूं। क्या बना देता हूं? हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए बेंजीन में। sp, एग्जैक्टली आपने सही जवाब दिया है। ईच कार्बन इज sp2। पक्का? इधर भी हम एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले से ही, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत थी क्या और हम हकीकत की बजाय पढ़ क्या रहे हैं। कैसे कैकुलो के लगा कि यहां पर 2 स्ट्रक्चर बन सकती है। सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। आइए इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं तो बताओ यहां पर पाई बॉन्ड है कि नहीं है? इसका मतलब इस पर भी क्या था? पी ऑर्बिटल। और इस पर भी क्या था? पाई बॉन्ड बनाने के लिए पहली बात पी पैरेलल होने, सही बात। और इस पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन और इस पर भी, दोनों बना के पाई बॉन्ड। आइए इधर बात करते हैं। देखो 2 और 3 में पाई बॉन्ड बना है कि नहीं बना है? तो इसका मतलब 2 पर भी पी है और 3 पर भी पी है। बॉन्ड बनने से पहले की कहानी, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। 3 और 4 में भी क्या बना है? पाई बॉन्ड। तो 3 पर भी पी ऑर्बिटल है और 4 पर भी आपका क्या है, मतलब 4 पर भी और 5 पर, ये है। तो देखो लगातार रिंग के हर एटम के पास क्या है? पी ऑर्बिटल। तो बताइए लगातार पी ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं है? इसका मतलब यहां कॉन्जुगेशन है और वो पैरेलल भी है। आइए सेम टू सेम कहानी आपकी यहां पर भी दिखाई देगी। 1 एंड 2 के बीच में है ऐसे। इसी प्रकार से आपका सभी में है, तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 2 कैकुले स्ट्रक्चर्स आपके सामने कैसे बनकर आए। बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर सोची जा सकती है। आप समझिए, अगर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से एटम्स दिए हुए हैं ऐसे, इस पर भी क्या है? पी, इस पर भी क्या है? इस पर भी क्या है? और इस पर भी क्या है? अगर आप इस एटम पर फोकस करें तो इसके पास बॉन्ड बनाने के 2 ऑप्शन हैं। कैसे बताओ सर? देखो ये इधर वाले से भी पाई बॉन्ड पैरेलल है उसके पास, और उधर वाले से नहीं तो ये इधर वाले से भी, क्योंकि इसके आजू बाजू दोनों साइड क्या है? पैरेलल पी। तो आप समझिए दोस्त, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस वाले पी की बारे में, इसके पास ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है? वो चाहे तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना सकता है, वो चाहे तो 1 और 6 के बीच में भी बॉन्ड बना सकता है। सही बोला कि नहीं बोला? तो मान लीजिए अगर 1 और 6 ने क्या बना लिया है? पाई बॉन्ड। तो अब
सीक्वेंस डिसाइड हो गई है। अगर इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है तो अब इसके पास एक ही ऑप्शन है इधर वाले का, इसके पास एक ही ऑप्शन है इधर वाले का। तो देखो ये पाई बॉन्ड आपके सामने बनकर लेकिन सर जो आपका 1 है, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5 और ये था 1, चाहता तो 6 से बना लेता। अगर 1 ने 6 से बनाया तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, और 1 चाहे तो 2 से भी बना सकता है, और 2 से बनाया तो अब आपके सामने ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। सो दीज आर द टू कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। ये नहीं कोई आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हकीकत है। ये वाले एरो तो हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं। क्लियर? तो ये कितनी स्ट्रक्चर्स हो गई आपके सामने? 2 बेंजीन की, दोनों एनसीईआरटी ने बनाई हुई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, पर बच्चे को चमकता नहीं है कि कर क्या रहा है यहां पर। वो तो वो समझा रहा है कि एक ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकती है और एक ऐसे भी, और अपने आप देखो पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो दीज आर नॉट आइडेंटिकल्स, दीज आर इक्विवेलेंट्स, दीज आर इक्विवेलेंट्स, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड 1 एंड 6 में है और एक में डबल बॉन्ड 1 एंड 6 में नहीं है, तो ये सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट एक जैसी दिख रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले हम इसकी हाइब्रिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइब्रिड। आप जानते हैं दोस्तों रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, किसमें रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं तो पहले कौन से बॉन्ड बना लेते हैं? सिग्मा। ध्यान से सुनते हुए जाइए, ध्यान से, एकदम ध्यान से। कौन से बॉन्ड बना लूं मैं? सिग्मा। अब बताइए पाई बॉन्ड की बात करता हूं तो रिंग के हर कार्बन एटम के पास क्या है? पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? और आज आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हाइब्रिड बनाया कैसे जाता है। ये दोनों स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर, या तो 1 को उठा के 2 पर रख दो या 2 को उठा के, और देखो मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, दैट इज द हाइब्रिड। या तो 1 को उठा के या 2 को उठा के, और फिर देखो मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो अगर हम किसको उठा के 1 को उठाकर किस पर रख देते हैं? 2 पे। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहां पर पहले वाले में 1 और 6 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। तो ये आपका नंबर कौन सा था? 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4, ये था 5, ये था 6। क्लियर? तो पहले वाली स्ट्रक्चर में आपको 1 और 6 में क्या दिखेगा? डबल बॉन्ड। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं इसको उठा के यहां रखूंगा तो बताइए क्या आपको 2 और 1 और 2 में भी पाई बॉन्ड दिखेगा? हाँ। 1 और 6 में पाई बॉन्ड किसकी वजह से दिख रहा है? 1 की वजह से। और 2 और 1 में किसकी वजह से दिख रहा है? 2 की वजह से। तो आपको पाई बॉन्ड यहां पर भी बनता हुआ दिखाई देगा। फिर आप देखेंगे तो आपको 2 और 3 में भी पाई बॉन्ड दिखेगा। वो किसकी वजह से दिखेगा? 1 की वजह से। तो आपको यहां पर 2 एंड 3 में भी पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको 3 और 4 में भी दिखेगा। किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। तो आपको यहां पर भी पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको अगर अपन बात करना चाहें 4 और 5 में दिखेगा। किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो 4 और 5 में पाई बॉन्ड दिखेगा। फिर आपको 5 और 6 में 2 की वजह से। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पाई बॉन्ड लगातार है, पाई बॉन्ड लगातार है, और यही रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। यानी कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से वो बना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना लो, पहली में जहां डबल बॉन्ड है वहां बना दो, दूसरी में जहां डबल बॉन्ड है वहां बना दो, तीसरी में जहां डबल बॉन्ड है वहां भी बना दो। तो इन दोनों में अगर आप बनाओगे तो इसी प्रकार का आपके सामने हाइब्रिड बनकर आएगा। वो तो ऑर्बिटल से बनाया है सर, जो अभी तक बनाते आए थे वैसा बनाइए। आइए वैसा भी आप लोगों के सामने बना देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बताओ पहली वाली आरएस में डबल बॉन्ड कहां है? पहली वाली में यहां पर है, और कहां पर है? यहां पर, और कहां पर है? यहां पर। दूसरी वाली आरएस में बताइए कहां है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के। तो यही तो बता रहे हैं हम कि पाई बॉन्ड कहीं भी ऐसा ही तो दिख रहा है, रियल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन सर आप यकीन मानिए ऐसे बनाते नहीं है। आपने तो जब भी हमारे सामने बनाया है बेंजीन, तो आपने तो बनाया है सर ऐसे। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, जब आपके सामने एक क्लोज लूप बन जाए, क्या बन जाए? तो आप डॉटेड की बजाय सॉलिड लाइन भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप ऐसे बनाओगे तो भी चलेगा, आप सॉलिड लाइन बनाओगे सर्कल के लिए तो भी, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। तो आज क्लियर होना चाहिए, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइब्रिड बॉन्ड है, ये हाइब्रिड। तो अगर आपसे पूछे कि बेंजीन में
कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज इन बिटवीन 1 and 2, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ना तो 100% सिंगल है और ना ही 100%, इट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, ये किसने सजेस्ट की थी? कैकुले ने। कई सालों का रिसर्च वर्क होता है इनके पीछे, कई सालों का रिसर्च वर्क होता है जो हम बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। आपको अपने फील्ड में भी समझ में आएगा जब आप डॉक्टर बनेंगे। जैसे आप कोविड की वैक्सीन है, कोविड-19 की, पेशेंट आया, टक से लगा दिया आपने, पर आप सोचिए जब वो बना तो बहुत ज्यादा समय लगा है। आज भी काफी चीजों की वैक्सीन नहीं है, जिन पर अभी भी रिसर्च चल रही है और पिछले कई सालों से चल रही है। पर जैसे ही आपके पास वैक्सीन आएगी, आप तुरंत इस्तेमाल में लेने लगेंगे। आपको पता ही नहीं है कि इसके पीछे कितना काम किया गया है। तो हर मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा खासा रिसर्च वर्क होता है। हम इतना डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि हमसे वो नहीं पूछने वाला। फिर तो उतना ही समय लग जाएगा जितना उनको लगा था। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए दोस्तों। सो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 2, या नंबर ऑफ कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 2? जब भी अच्छे एग्जाम में आता है ऐसे ही आता है, पर जब हम उसको पूछते हैं तो पूछने वाले को पता ही नहीं होता है कि इसके आगे वर्ड कैकुले क्यों लगाया। कैकुले गायब करके स्ट्रक्चर्स पूछ लेता है। और केमिस्ट्री में ऐसा बहुत ही स्कोप है कि एग्जामिनर जब चाहे तब छिल के चला जाएगा। और कोई मुश्किल नहीं बनाना उसको, कोई मुश्किल बनाना ही नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नौटंकी होती है, सबसे ज्यादा जुगाड़ केमिस्ट्री में चलते हैं, हर तीसरी लाइन पे जुगाड़, और वो उनको सबको लाइन से खारिज कर देगा। 2025 के एग्जाम में आप देख सकते हैं किसी की शॉर्ट ट्रिक काम नहीं की, काम ही क्वेश्चन ऐसा मिला ही नहीं बच्चे को जैसे उसने पहले कर रखा हो। तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर थे कर गया क्वेश्चंस को। जिन्होंने केवल आंसर याद किए थे, ये आएगा ये बना दो, ये आएगा वो बना दो, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। वो आया ही, बच्चा देख रहा है कोई कोई तो जुगाड़ लगे, सब साइड में। सुलटा दिया है। तो हमने ये भी लिख दिया है, देयर आर टू कैलकुलस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। स्टेटमेंट्स में आ सकता है। और दोनों कैसी हैं? इक्वी वैलेंट। आप देख सकते हैं ये आपको दिखने में एक जैसी लग रही हैं, पर ये एक नहीं है। इक्वी वैलेंट, इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों हम इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते थे, क्योंकि इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन से हमने रियल मॉलिक्यूल को बनाया है। सुलटा दिए है पक्का? अब देखो मैं कुछ बातें यहां पर लिखवाऊंगा दैट आर टोटली रिलेटेड टू आईओसी। तो या तो काफी बच्चों को तो अभी क्लियर हो जाएंगे, काफी को जब आईओसी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगी। निपटा दिया है। कलर कॉम्बिनेशन पर प्लीज ना जाएं।
अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। देखिए अगर आप बेंजीन पर फोकस करें ना, तो मैं थोड़ा सा पहले पी ऑर्बिटल के बारे में बता देता हूं। देखो पी ऑर्बिटल आप ऐसे बनाते हैं, ये इसमें ये वाला जो होता है, बताओ इसको क्या बोलते हो आप? नोड। अब भाई जिसको यही नहीं पता है तो उसको तो दिक्कत आएगी। नोड मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्लियर? तो आप समझिए जब आपने बेंजीन में पी ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, तो यहां पर ये क्या है? नोड। ये भी क्या है? ये भी क्या है? मतलब जहां पर आपके सिग्मा बॉन्ड हैं, वहां पर आपका पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर यानी कि येलो वाली लाइनें जहां बनी हुई हैं वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल का नोड है। क्या है? नोड। तो बेंजीन में अगर बेंजीन के प्लेन के ऊपर देखोगे तो भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा। देखो ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और बेंजीन के प्लेन के नीचे देखोगे तो भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाई देगा, एक अपर लोब की वजह से और एक लोअर लोब की वजह से। पर जो येलो वाली लाइन है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल्स के नोड है। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए इसके अंदर। ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मैं आपको खुद कह रहा हूं, जब आप आईओसी पढ़ेंगे तो सेम बातें रिपीट की जाएंगी। देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, there is pi electron cloud above and below the plane of benzene. There is pi electron cloud above and below the plane of benzene. There is pi electron cloud above and below the plane of benzene, comma. And plane of benzene is acting as a nodal plane, and plane of benzene is acting as a nodal plane for pi electron density, and plane of benzene is acting as a nodal plane for pi electron density. इसका मतलब समझे आप? ये कह रहा है कि मान लीजिए ये किसका प्लेन है? बेंजीन का। क्योंकि बेंजीन के हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है? sp2। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो कहता है इस प्लेन के ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस प्लेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्लेन में क्या लाई कर रहे हैं? नोड्स। सो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये क्वेश्चन किस में आएगा? स्टेटमेंट। किस में आएगा? स्टेटमेंट में। तो हमने पहले से पढ़ रखा है तो बन जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं और कुछ पुरानी बातें वापस से सीखते हैं। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ब्रोमीन, ब्रोमीन। क्लियर? और यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, नाउ यू विल टेल मी दीज आर सेम कंपाउंड्स और दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स। यू विल टेल मी दीज आर सेम कंपाउंड्स और डिफरेंट कंपाउंड्स। जिनको आयुपैक नेमिंग में ये नहीं क्लियर हुआ था, आज क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो मैं समझ गया हूं, ये पाई बॉन्ड किधर गया है? इधर, ये इधर, और यही बनकर आ गया है। मतलब ये तो एक दूसरे की क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट कंपाउंड्स की होती हैं कि सेम? एक ही कंपाउंड की दो अलग स्ट्रक्चर बनाते हो आप। तो अगर मुझसे इसका नाम पूछा जाए तो हम समझ गए हैं बेंजीन में रियल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। यहां भी बी आर एंड यहां भी बी आर। तो आप यहां पर 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 क्या नाम आएगा? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। एक ही कंपाउंड है, ये दो अलग अलग कंपाउंड। तो आप यहां से सोचोगे तो 1,2 आएगा और यहां से 1,6। 1,6 कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब दीज टू आर नॉट आइसोमर्स, दीज टू आर होमोमर्स। सेम ही कंपाउंड है, कंपाउंड अलग। तो मैंने जब आपको आईपैक नेमिंग सिखाई थी तो याद कीजिए, मैंने बोला था कि रिंग के पाई बॉन्ड जब भी दिखाए गोला बना। आज उसकी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है। जल्दी से सुलटाइए, आगे बढ़ेंगे।
सुलटा दिया है सभी ने। चलिए, देखिए अब मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। उनको बच्चा ऐसे समझता है कि पता नहीं मुझे आज क्या पता चल गया है। बताने वाला भी ऐसे बताता है कि पता नहीं मैंने क्या बात बता दी है। हालांकि उनके पीछे की हकीकतें कुछ और होती हैं। कई बार मैं इन चीजों को स्किप कर देता हूं, बच्चा बाहर आके पूछ लेता है, चेक करता है कि जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था कहीं ये उससे तो कम नहीं जानता। तो मास्टर को बीच बीच में चेक करता रहता है बच्चा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप जानते हैं और मैं नहीं जानता तो फिर आप मेरे बारे में नहीं जानते। तुम्हें तो बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे तो ऑर्गेनिक ही पढ़नी है। वो अच्छे खासे लेवल पर पढ़ी लिखी है, ठीक है। जितना नीट जेई मेंस जे एडवांस के लिए रिक्वायर्ड उतना आता है। अब ये हमारे सामने बेंजीन है। अब इसमें क्वेश्चन सुन लो ढंग से। सबसे पहले, नंबर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अगर कभी हमसे पूछ ली जाए, क्लियर। हालांकि कुछ लोग यहां पर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत जवाब है। अब आप बोलोगे सर ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग का क्या मतलब है, तो ये अपना अगला ही टॉपिक आएगा। मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखा है। तो इसके याद करने के तरीके होते हैं, मतलब आंसर्स हैं हमारे पास, उनको याद कैसे रखा जाए वो मैं आपको बताता हूं। जैसे बेंजीन की मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पूछे तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर में कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसका आंसर कितना आता है, 2। वो इसको बता के मास्टर ऐसा प्राउड फील करता है कि पता नहीं मैंने क्या बता दिया है। इधर सुनो, इधर देखो भाई, हाँ बताओ कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, हाँ बताओ कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, एक भी। तो ऐसे पर प्राउड फील करता है कि मैंने पता नहीं क्या बता दिया। अबे तुमने जहां से पढ़ा है उसने ट्रिक निकाली है, और उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस में तुम नजर आ रहे हो, क्योंकि जिसने ट्रिक निकाली वो तो जानता है कि याद करवा रहा हूं बच्चे को अल्टीमेटली में। पर जो वीडियो लेक्चर देख के करते हैं उनको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है भाई, अलग लेवल पर, कि ये देखो जबरदस्त पॉइंट। अब बता, तो ये याद करने का तरीका है कि अगर आप ऐसे सोचोगे तो इसकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती हैं, 2। हमने पढ़ी हैं, किसने दी थी, कैकुले ने। तो ये तो हमारे सिलेबस का है, हम इस पर बातें कर सकते हैं, ये हमारे सिलेबस का। तो बच्चों को कैसे याद करवाएं, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा भी पूछ लिया जाए। तो इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 1 2, कितनी हो गई, मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी 3 हैं। हालांकि वो बनाने पर ही पता चलेगा। इसकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ये आपको कोई जुगाड़ बताया जा रहा है कि आंसर याद कराए जा रहे हैं, आंसर याद कराए जा रहे हैं। इतना फर्क है, मैंने अपनी टीचिंग में देखा है। एक टीचर जो अच्छा सब्जेक्ट जानता है वो बोलता है बच्चे याद कर लीजिए इसकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती हैं, 2, इसकी 3, इसकी। बच्चा बोल रहा है याद करवा रहा है, मैं बोल रहा था नहीं पढ़ना इससे। पिछले वाले ने ये बताया था, देख सॉलिड ऐसे वर्टिकल लाइन तो 2 होंगी, 3 तो 3 होंगी, क्योंकि जो बोल रहा है याद कर लीजिए वो सब्जेक्ट जानता है कि ऐसे लिख दिया तो वर्टिकल लाइन 0। अब लिख दे 0 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये तो ये भी लिख रहा है मेजर, आरएस की बात नहीं कर रहा है। ये सब फर्क होता है बच्चे के अप्रोच का, पर ये 3-4 साल के बाद क्लियर होता है, पहले साल में क्लियर नहीं होता है। इसमें अगर अपन बात करना चाहें, बताओ 1 2 3 4, तो इसकी मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स 5 होती है, याद करवा दी मैंने आपको। हाइब्रिड बनाना है, मान लीजिए हम, मेरे पास जगह नहीं थी तो यहां पर लिख देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बताओ बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए ये तो हमने बनाया है, सिंपल सा, क्लियर। अगर हमसे नेफ्थलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड पूछे तो आप जानते हैं हाइब्रिड का मतलब लगातार पाई बॉन्ड्स आपको दिखाई देंगे रियल स्ट्रक्चर में ये। पर अब बच्चा होता है कंफ्यूज, सुनो ध्यान से, क्या होता है कि नेफ्थलीन में क्या करते हैं, 2 बेंजीन चिपका देते हैं। एक बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड, 3, तो नेफ्थलीन में 6। ऐसा कुछ नहीं है, कितने पाई बॉन्ड है, 5। क्योंकि जब रियल मॉलिक्यूल देखोगे तो आपको ऐसा लगातार पाई बॉन्ड बनते हुए दिखाई
इस रिंग में भी और उस रिंग में भी। क्लियर? इधर आओ, हाइब्रिड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कितने पाई बॉन्ड हैं? 6, लेकिन है तो कितने? ये रेजोनेंस हाइब्रिड का भी लिमिटेशन है। लोग बोलते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो बाल्टी भर भर के लिमिटेशंस हैं, हाइब्रिड की कोई नहीं है। अबे सीधा हाइब्रिड दे दिया जाए ना तो ये भी नहीं पता चलता कितने पाई बॉन्ड है उसमें। आज आप पहचान पा रहे हो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3, क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके हो। जैसे किसी बच्चे के सामने सीधा दे दिया जाए कि बताओ इसमें कितने हैं, नहीं पहचान पाएगा। तो हाइब्रिड की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हाइब्रिड नाम का है, काम का नहीं है। अगर आपको एंथ्रासीन में बनाना पड़े तो आप समझ जाइए इनमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन होती है और हम इस प्रकार से क्या बना देते हैं, इसमें भी और अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 कर दो कि एक बेंजीन में कितने होते हैं? 3। कितनी आ गई? 3 बेंजीन। नो, ऐसा नहीं है। क्लियर? यहां पर इसको हम बोलते हैं बच्चे क्या? बेंजीन। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। और यहां पर क्या बोलते हैं इसको? एंथ्रासीन। मैंने आपको बोला था कि मैं धीरे धीरे ये सारे नाम याद करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत एक दिन में नहीं रखते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो बताओ किस प्रकार से बनाई जा सकती है? ये बनेगा हमारे सामने, ये बनेगा। एंथ्रासीन और फिनेंथ्रिन में खास फर्क क्या है? इसमें भी 3 रिंग है, उसमें भी 3। इसमें तीनों रिंग एक ही लाइन में होती है, देखो। और इसमें 2 रिंग किस में होती हैं? एक लाइन में और एक एंगल पर होती है। तो ये फर्क होता है इनके अंदर। ये हमारे सामने है फिनेंथ्रीन। क्या है बच्चे? फिनेंथ्रीन। सुलटा दीजिए जल्दी से। तो मैंने आपके सामने याद रखने के लिए बता दिया, हालांकि क्वेश्चन नहीं करता है नीट वाला, उसको पता है कि एनसीईआरटी में मैंने बेंजीन को ही डिस्कस किया है। पर आप इधर उधर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि कॉन्सेप्ट अलग है इसका। सुलटा दिया है भाई लोगों, जल्दी जल्दी सुलटाइए। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इसके डीयू वगैरह जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब भी मैंने यही बताया था। अगर ये जानते हो तो लगा अल्टरनेट क्या बना दो? पाई बॉन्ड। तो आपको पता चल जाएंगे कितने पाई बॉन्ड है। सो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 2, और वो स्ट्रक्चर्स का नाम भी है, कौन सी है? कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली अगर हमारे सिलेबस में होती है तो मैं आपको इन पर भी बातें करता हुआ नजर आता। मैं कभी नहीं पूछूंगा क्योंकि आगे की बातें हमारे सिलेबस में नहीं। सुलटा दिया है दोस्तों। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यहीं रुके रहेंगे कई सालों तक? मतलब 4-5 साल में नीट निकालेंगे अपन? आगे तो बढ़ना पड़ेगा भाई। सुलटा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा, उसके बारे में भी मार्केट में बहुत अफवाहें हैं, बहुत अफवाहें हैं। केमिस्ट्री में ज्यादा है रायता, रीजन बीइंग होममेड। मुझे ऐसा लगा ये सबसे बड़ी बीमारी है केमिस्ट्री के अंदर। देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। एनसीईआरटी का केवल नाम लिया जाता है, अगर वास्तव में एनसीईआरटी लोग पढ़ लेना तो ब्लंडर तो एटलीस्ट ना करें। ये हमारे सामने देखो, इसमें खास फर्क है। सबसे पहले बताओ इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन है या नहीं है? बिल्कुल। कौन सा कॉन्जुकेशन है? पाई पाई कॉन्जू। अच्छा बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? दोनों में से एक तो क्या है और एक क्या है? गर्दन तोड़ दूंगा। किसके साथ करेगा लोन पेयर रेजोनेंस? बताना जरा, बताओ। ये क्या आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? हवा में फेंक देते हो। किसके साथ करेगा रेजोनेंस? एल। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू, हाँ, पाई विल कन्वर्ट इनटू, पाई है ही नहीं वहां पे। तो तुम्हें तो सुल्टाना बहुत ही, क्योंकि तुम्हारा ध्यान, लिटरली बता रहा हूं, कोटा के टीचर्स का अगर एग्जामिनर जिसको पेपर बनाना है सबके वीडियो लेक्चर देख लेना भाई, सबको लाइन से धरे ऐसे साफ। पेपर देते हुए बच्चा बोले मेरे सर के नोट से आया है, मेरे सर के आंसर की आए, आंसर मैच नहीं कर रहे।
क्लियर? आप समझिए इस बात को, हवा में तीर ना चलाएं, चीजों को समझें। सो बोथ लोन पेयर्स आर हेयर लोकलाइज्ड, कोई कॉन्जुकेशन में नहीं है, पाई पाई कॉन्जुकेशन है। अब इसमें भी पाई में फर्क है। क्या फर्क है? एक पाई बॉन्ड आपका कैसा है? नॉन पोलर, सेम एटम्स के बीच में बना हुआ है, ईएन सेम है। पर एक पाई बॉन्ड में क्या है? पोलरिटी। आप जानते हैं देयर विल बी पार्शियल एंड देयर विल बी पार्शियल, सही बात है। अब इसमें रेजोनेंस करवाएंगे, अपन पूरी बातें करेंगे, रेजोनेंस करवाएंगे। बताइए, अगर इस पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करवाया जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर क्या जाएगा? डबल। और बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कार्बन पर कैसा आ जाएगा? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गई है। क्लियर? इधर आते हैं दोस्तों, बात करते हैं। सर क्या यही पाई बॉन्ड उधर जाएगा? क्या ये उल्टे नहीं घूम सकते? ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाए। आप बताइए ऐसे घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते? घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ये पाई बॉन्ड ऐसे घूमे तो बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कार्बन पर? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई, कहीं कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन आता है, बहुत चला है पहले, अब तो लोगों को हकीकतें मालूम हो गई है। क्लियर? विच आरएस इज इनवैलिड, और इसको इनवैलिड आरएस करार देते थे। और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। तो एनसीईआरटी की बातें होती हैं क्लास में, बस एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जाती, इतनी आसान नहीं है। दिस आरएस इज इनवैलिड। इनवैलिड होने के लिए इसने कौन से रूल को ब्रेक किया है ये नहीं बताते, क्योंकि इसने कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में टेक्निकली दो ही पॉइंट्स हैं, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी, और वो नहीं हो रही, बताओ किसी में भी, एंड टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। और यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, वहां भी जीरो है। कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रूल इसने ब्रेक नहीं किया है। फिर कहते क्यों है इनवैलिड? कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ। तो मूर्ख इंसान, इससे पहले भी तूने ऐसी बातें ये, और आपने रेजोनेंस करवाया है और आपने ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है। क्या इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कोई रूल, ये तूने सोचा है, तूने बनाया है क्वेश्चन। कोई लिटरेचर, कोई स्टैंडर्ड बुक ऐसा नहीं लिखती है, ये मैंने सोचा। जो मार्केट में चलते हैं ना, जो ऑथर्स चलते हैं, कोटा के ऑथर्स की बुक्स में आते हैं क्वेश्चन खुद से बना बना के, तो ये वैलिड स्ट्रक्चर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। ये लेस कॉन्ट्रीब्यूशन, या हम कह देते हैं लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे सामने है, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और कई बार हम ये भी कह देते हैं इनसिग्निफिकेंट आरएस, इनसिग्निफिकेंट आरएस। इनवैलिड नहीं कहते, क्या कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट। एक्चुअली हम आरएस इसलिए बनाते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल की कोई प्रॉपर्टी समझाए। एक आरएस जब नहीं समझा पाती इस प्रॉपर्टी, तो हम एक से ज्यादा बनाते हैं ताकि वो बातों को समझाया जा सके। और ये आरएस कोई ऐसी बात नहीं समझाती है। तो इस टाइप के आरएस को हम इनवैलिड नहीं बोलते, इनसिग्निफिकेंट या लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग बोलते हैं। आप तो इतनी बातें कर गए, मुझे अभी भी नहीं पता चला कि आप इसको इनसिग्निफिकेंट कहे क्यों रहे हो। तो अब बता रहा हूं, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ, या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हुए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए इनकंप्लीट, तो आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो जब भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा मिले तो उस आरएस को आपको क्या बोल देना है? इन सिग्निफिकेंट। क्या ऐसी मत बनाइए, ये कोई भी बात आपको समझाकर नहीं देगा। इनसिग्निफिकेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये लीस्ट स्टेबल होगा। अगली क्लास में हम आरएस की क्या कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, इनवैलिड नहीं है। कैन ए एटम है पॉजिटिव चार्ज विद इनकंप्लीट? यस, आरएस में आ सकता है, कोई रूल नहीं है। पर वो एटम अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो वो आरएस इनसिग्निफिकेंट होगी, मतलब बनाने का कोई मतलब नहीं है, इनवैलिड नहीं होगी। इनवैलिड का मतलब है कि आपने रेजोनेंस का कोई रूल
तोड़ दिया और हमने कोई रूल नहीं तोड़ा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 101% रिवाइज करके आए। अभी तक जो पढ़ाया बेहतरीन लेवल पर आपको रिवाइज होना चाहिए।